नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि सांख्यिकीय जानकारी की आकृति या आलेख में प्रस्तुति। अगर हम सांख्यिकीय जानकारी को मतलब जो जानकारी हमें अंकों में प्राप्त हुई है उस जानकारी को हम आलेख और आकृति के द्वारा किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, दो चलों के बीच, दो चल मतलब यहां पर आप देखिए, एक OX चल, यहां पर दूसरा OY चल। इस तरह से दो चलों के बीच ये दो संबंध को, इसके और इसके बीच का जो संबंध है बिंदु और बिंदुओं द्वारा, कोई एक बिंदु या अनेक बिंदुओं द्वारा जोड़ने वाली, इसके जो भी स्तंभ बनेंगे उसको जो भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। रेखा को रेखीय आकृति कहते हैं। कौन सी आकृति कहते हैं? रेखीय आकृति कहते हैं। तो इस तरह से जोड़ने की जो बात है विद्यार्थी मित्रों, 10 + 10 + 10 = 30 हुआ। तो इस तरह से जो भी योग होगा, जो भी दो चल के बीच के संबंध होंगे, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का जो युग है वो वर्तमान युग, कंप्यूटर का युग है, आधुनिक युग है। तो आज के लोग, आज के विद्यार्थी जो भी हैं वह कंप्यूटर के अंदर पावर पॉइंट, एक्सेल वर्कशीट के द्वारा जो भी आकृति और आलेख बनाते हैं उनका अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होता है, बहुत अच्छी तरह से वो समझा पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए उस कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त जानकारी को लेकर हम यहाँ पर इस बोर्ड पर जो भी हमें सरलतापूर्वक समझ में आए उसके लिए हम यहाँ पे 3 प्रकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रकार है विद्यार्थी मित्रों स्तंभ आकृति, दूसरा है पास पास की स्तंभ आकृति, तीसरा है वृत्तांश आकृति। तो विद्यार्थी मित्रों, इन 3 प्रकार के आकृतियों में से आज हम स्तंभ आकृति की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से स्तंभ आकृति क्या है? स्तंभ आकृति अर्थात कि किसी एक चल के मूल्य की, स्तंभ आकृति अर्थात कि किसी एक चल के मूल्य की विविध विभागों में, किसमें? विविध, अलग अलग जो भी विभाग उसके उप विभाग किए जाएंगे के बीच का वितरण, उसमें क्या करना है? बांटना है, को दर्शाता है। दूसरी एक परिभाषा दी गई है, जब किसी एक चल के मूल्य को, कोई एक चल हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया ये OX चल, ठीक है, जब किसी एक चल के मूल्य को विविध विभागों में, विविध विभागों के बीच वितरित किया गया हो, तब प्रत्येक विभाग के लिए, मतलब प्रत्येक विभाग के लिए एक स्तंभ, यहाँ पे जैसे मैंने स्तंभ बनाया और मैं अभी स्तंभ बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा आगे, क्योंकि तालिका दिया हुआ है, ठीक है, बनाया जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई और उसका मूल्य दर्शाया जाता है। अब बाकी की चर्चा हम इस तालिका के द्वारा यहाँ पे आकृति में देखेंगे, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन, मतलब भारत में गेहूं का उत्पादन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, किन सालों में, किन दशकों में, कितने प्रमाण में होता है। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है। क्या दिया गया है विद्यार्थी मित्रों? एक तालिका। तो इस तालिका में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ष दिया है, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं उत्पादन लाख टन में दिया गया है। किसमें दिया गया है? लाख टन में। तो उत्पादन, भारत में गेहूं का उत्पादन 1970-71 में 23.8 लाख टन था। तो अगला दिया है इस तरह से 1980-81 में बढ़कर 36.3 लाख टन हुआ। हम आगे अगर देखें तो भारत में गेहूं का उत्पादन 1990-91 में बढ़कर 55.1 लाख टन हुआ और 2000-2001 में बढ़कर 69.7 लाख टन देखने को मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से भारत में गेहूं का उत्पादन जो है 2010-11 में 86.9 लाख टन देखने को मिलता है। तो ये जो दी गई तालिका है, इस तालिका के आधार पर हम यहाँ पर एक स्तंभ आकृति बनाएंगे, जिसे आप अच्छी तरह से देखेंगे। स्तंभ आकृति बनाने के लिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे दो चल दिया हुआ है O और यहाँ पर X,
ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है कि ओ एक्स अक्ष को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ओ एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा दिया है यहाँ पर ओ और वाई, ओ वाई अक्ष को ऊर्ध्व के नाम से जानते हैं। मतलब ये ओ एक्स जो है ये निरपेक्ष चल है और ओ वाई जो है ये सापेक्ष चल है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पॉइंट दो रेखाओं के बीच में दिया गया है इसे हम उद्गम बिंदु के नाम से जानते हैं। अब इस उद्गम बिंदु से यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 लिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 23.8 है और सबसे बड़ी संख्या 86.9 है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 90 तक की जरूरत है और यहाँ से हमने शुरू किया है। और इस पर हम क्या करेंगे, वर्ष, जो ये वर्ष दिया गया है इसको दर्शाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ओ एक्स अक्ष, जैसे कि ये ओ एक्स अक्ष है, इस पर समय, स्थान और क्षेत्र ही दर्शाया जाता है। समय, स्थान, क्षेत्र ही दर्शाया जाता है, चाहे वो जो समय है वर्ष में हो कि महीना में हो कि दिन में हो। ठीक है, जो स्थान हो, भारत हो, अमेरिका हो कि पाकिस्तान हो कि चीन हो कि कोई भी हो। ठीक है, क्षेत्र चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, शहरीकरण हो, ग्रामीण हो, ये ही सिर्फ इसमें दर्शाया जाता है। बाकी जो वो वाई है इस पर जन्म दर, मृत्यु दर, गरीबी, अमीरी, बेकारी, साक्षरता या कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का उत्पादन किलोग्राम, लाख, टन या प्रतिशत में इस पे दर्शाया जाता है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला 1970-71 में भारत में गेहूं का उत्पादन 23.8 लाख टन था। तो यहाँ पर हम देखेंगे 23.8 लाख टन मतलब 10, 20 और ये बीच में मैंने लिया 25, 25 से नीचे आ जाएगा 23। तो इस तरह से 23 से मतलब यहाँ पे, और ये पहला स्तंभ आपका तैयार होगा जिसमें हम 23.8 लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, दूसरा है 1980-81 में भारत में गेहूं का उत्पादन 36.3 लाख टन था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, इसके बीच में 35, 35 के ऊपर ये 36। तो इस तरह से यहाँ पर ये 36, इसके ऊपर हम 36.3 लाख टन लिख देंगे। अब अगला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों 1990-91 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 55.1 लाख टन। तो 55.1, ये 50 है, ये 60 है, इसके बीच में 55 पॉइंट में एक दिया। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ये जो मैं स्तंभ बना रहा हूँ, ये जो मैं स्तंभ आकृति बना रहा हूँ, ये मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैं कोई निश्चित स्केल माप नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास यहाँ मापने के लिए कोई फुटपट्टी या कोई साधन नहीं है। लेकिन आप जब भी इसे ग्राफ पेपर में बनाओगे, अपने नोटबुक में बनाओगे, तो क्या होगा, आपका यह एकदम स्पष्ट और एकदम रेखाएं जो है वो सीधा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा सा माप लेकर यहाँ पर बनाएंगे। तो अगला पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, भारत में 2000-2001 में गेहूं का उत्पादन 69.7 लाख टन था। ये देखिए 60 और ये 70 से एक पॉइंट कम 69.7 में हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए दूसरा, इस तरह से हम इस रेखा को खींचेंगे और जो यहाँ पर 69 पॉइंट ये तैयार हो गया। लास्ट है 2010 और 11 में भारत में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, 86.9 लाख टन। तो ये देखिए 80, ये 90, इसके बीच में 85, 85 के थोड़ा ऊपर यहाँ पे ये देखिए 86। तो यहाँ पर ये 86.9, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 86.9। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये अपना स्तंभ तैयार हो गया। अब स्तंभ तैयार हो जाने के बाद इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस कमी की बात कर रहा हूं। तो अब देखिए,
अब यहाँ पर हमें वर्ष दर्शाना है। वर्ष दर्शाना मतलब 1970-71 को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1970-71, यहाँ पर 1980-81, यहाँ पर 1990-91, यहाँ पर 2000-2001 और यहाँ पर 2010 और 11, ये दर्शाया गया इस तरह से। अब ये वाला जो भाग है वो एक्स जो अक्ष है इसे पर हम वर्ष लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ष। और ओ वाई भाग पर हम क्या लिखेंगे, उत्पादन लाख टन में, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पादन लाख टन में। तो ये पूरा हो गया। अभी देखिए, अब जब हम स्तंभ बना लेते हैं, स्तंभ बनता है तो उसके बाद उसमें हम कोई भी शेड या रंग भर दें तो उसका उठाव क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, जो देखने में और स्पष्टीकरण करने में बहुत सरलता होती है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा इस तरह से अगर भर देते हैं तो पहले की तुलना में आप देख पा रहे होंगे कि अब इसकी सुंदरता में, इसके उठाव में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से जो भी अगर हम प्रकार की बात करें तो पास पास की अगर स्तंभाकृति है तो उसमें भी अगर हम इस तरह से शेड या कोई भी रंग भर देते हैं तो जो भी हमारी आकृति है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, समझने में सरलता होती है और उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अब पहले की तुलना में थोड़ा सुंदर दिखने लगा होगा। अभी भी यह अधूरी है, इसमें काम पूरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निश्चित स्केल माप लेना जरूरी है। क्यों? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए स्केल माप। अगर मैं यहाँ पे OX की बात करूँ तो OX अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, वर्ष दर्शाया गया है। जबकि OY अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर। ये देखिए, ये OY की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख टन, कितना, 10 लाख टन की बात कही गई है, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि ये उद्गम बिंदु से ये प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर, उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ के बीच की दूरी का अंतर सभी स्तंभों में समान होना चाहिए। क्योंकि स्तंभ की ये जो चौड़ाई है ये उस स्तंभ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्योंकि स्तंभ की जो मूल्य है, जो कीमत है, वो चौड़ाई नहीं दर्शाती है। इसकी मूल्य, इसकी वैल्यू कौन दर्शाता है, ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, ये इसकी वैल्यू, इसकी ऊंचाई जो है ये दर्शाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का पॉइंट यहाँ पे पूरा हुआ। धन्यवाद।